सर्वप्रथम 2021-2022 के आम बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट पर जब चर्चा चल रही है, मैं जब से चर्चा चल रही तब से मैं सुन रहा हूं, सत्ता पक्ष के लोग बजट की खूबियां बता रहे हैं और विपक्ष के लोग मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में देश को कितना नुकसान पहुंचाया है, गरीबों को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर हम उससे हट करके बजट से हट के चर्चा करेंगे तो ये लोग कहेंगे आप बजट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं मोदी सरकार की जो उपलब्धियां उसकी चर्चा जरूर करूंगा। मुझे ठीक से याद है 2014 में जब हमारी सरकार आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी सेंट्रल हॉल में पहले उद्बोधन में जब संसदीय दल के नेता चुने गए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चुनी गई है ये देश के गरीबों को समर्पित सरकार है, किसानों, मजदूरों, माताओं को समर्पित सरकार है। उस समय शायद ये भाव हम लोगों को समझ में नहीं आया था कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन मैं एक एक करके मोदी सरकार की उपलब्धियों का चर्चा करूंगा। मुझे ठीक से याद है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय में देश के हर गरीब को हम घर बनवा करके देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 65 वर्षों में जिनके घर में रोशनी नहीं पहुंची है उनके घर में हम रोशनी पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी तमाम ऐसी महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं जो धुएं के कारण बीमार हो जाती हैं, उनके घर में हम गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे। तमाम ऐसे गरीब हैं जिनका बैंक का खाता नहीं खुला है, हम जनधन योजना के अंतर्गत उनका खाता खुलवाएंगे। तमाम ऐसे गरीब हैं जिनके घर में शौचालय नहीं है, गांव में गरीबों के परिवार में शौचालय, गैस का कनेक्शन एक सपने जैसा था, बिजली का कनेक्शन एक सपने जैसा था। उस सारी योजना को बना करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि एक सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, उस दिशा में हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया। जब जब हमारी सरकार ने कोई योजना बनाई, विपक्ष के लोगों ने उसकी हंसी उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि इनको विश्वास ही नहीं था, ये 60-65 साल सत्ता में थे, इन्होंने गरीबों को गरीबी हटाने की बात की, लेकिन गरीबी नहीं हटी, गरीब हट गए, गरीब मिट गए। इनको विश्वास नहीं था ये संभव हो सकता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत खंभा तार ट्रांसफार्मर पहुंचाया और फिर सौभाग्य योजना बना करके हर गरीब के घर में रोशनी पहुंचाने का काम किया, जिससे गरीब का बच्चा भी बिजली की रोशनी में अच्छी पढ़ाई कर सके, गरीब का बच्चा भी पंखे की हवा में आराम से सो सके। ये व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। 8 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं बहनों को गैस का मुफ्त में कनेक्शन देने का काम हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत किया। फिर बिजली का कनेक्शन गरीबों के घर में पहुंच जाए, सौभाग्य योजना बना करके हर गरीब को सौभाग्य योजना के अंतर्गत मीटर, तार और बल्ब देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा तमाम ऐसे गरीब हैं जो दवा के अभाव में पूरा जीवन उसी बीमारी में काट देते हैं, ज्यादा बीमारी होती है, मर जाते हैं। आयुष्मान भारत बना करके हिंदुस्तान के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को उसकी सुविधा देने का काम किया, 5 लाख रुपए तक। मेरे जिले में 20,000 से ज्यादा गरीबों की दवा पिछले 1 साल के अंदर हो गई। जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई योजना गरीबों के लिए बनाई, इन लोगों ने उसका विरोध किया और बार बार ये प्रयास किया कि ये गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। अभी किसानों की चर्चा, किसान बिल की चर्चा हो रही है। बार बार शिवसेना से लेकर के जितने कांग्रेस पार्टी के नेता या अन्य विपक्ष के लोग हैं, बार बार किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा किसानों की आमदनी हम दोगुना करेंगे। हमने केवल कहा नहीं, हमने केवल नारा नहीं दिया, उसके लिए हमने व्यवस्था बनाई। हमारी सरकार ने 22 करोड़ किसानों का सॉइल हेल्थ कार्ड बना करके किसानों के मिट्टी में किस तत्व की कमी है, किसकी अधिकता है, उसको कैसे ठीक किया जाए, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया। किसानों को खाद बीज समय से मिल जाए, इसकी व्यवस्था हमने, नीम कोटेड यूरिया की व्यवस्था की, जिससे ब्लैक मार्केटिंग ना होने पाए, किसानों को समय से खाद मिल जाए, समय से बीज मिल जाए, उनको यंत्र मिल जाए। ये व्यवस्था हमारी सरकार ने किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत साल में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपया देकर के गरीब किसानों को समय पर खाद बीज खरीदने के लिए व्यवस्था हो जाए, ये भी व्यवस्था हमारी सरकार ने किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो किया। किसानों की आमदनी बढ़ाया जाए, इसके लिए हमारे यहाँ 3 बिल लाया गया। उस बिल की चर्चा मैं नहीं करूंगा, उसमें तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने वाले कौन हैं ये हम नहीं कह रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी के बिट्टू जी 24 तारीख को गए थे, वीडियो आप यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे, उनके साथ उनको बुला करके उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया और उन्होंने
लोकसभा में अपने भाषण में कहा कि जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने वाले लोग कौन हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा हम देंगे। स्वास्थ्य का बजट हमने बढ़ाया 137% ज्यादा। हमारे प्रधानमंत्री जी रेल की दृष्टि से पूरे देश में विद्युतीकरण, ब्रॉडगेज का विद्युतीकरण हो जाए, आने वाले समय में 100% विद्युतीकरण हो जाए, इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है। तो तमाम ऐसे काम हमारी सरकार ने किया और इस बजट में व्यवस्था की है। 1000 मंडियों को ई मार्केट से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति बना करके 100 सैनिक स्कूल, हमारे जिले में स्वयं सैनिक स्कूल गया है और उसको हम लोग जमीन दिलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं कि जमीन मिल जाए, सैनिक स्कूल खुल जाए। साथ ही साथ 700 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय बनाने की व्यवस्था हमारी सरकार इस बजट में की है। तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसानों का क्षेत्र हो, चाहे गरीबों का क्षेत्र हो, चाहे मजदूरों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। सैन्य दृष्टि से अगर मैं कहूं कि सैन्य दृष्टि से हिंदुस्तान कहां पर पहुंचा है, पहले हमारे यहां आतंकवादी हमला करते थे, धोखे से मार देते थे, हम उसकी निंदा करते थे, आलोचना करते थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में मांग करते थे, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं होता था। अब मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार आई है जो निंदा नहीं करती, आलोचना नहीं करती, संयुक्त राष्ट्र संघ में शिकायत नहीं करती। अगर हमारे देश के सैनिकों को धोखे से या आम व्यक्ति को धोखे से मारा जाता है तो मुंहतोड़ जवाब देते हैं, हम जाकर के एयर स्ट्राइक भी करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं। हिंदुस्तान को इस स्तर पर पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने किया। सर, मैं इस पूरे सत्र में समय पहली बार मिला, मैं इस नाते आपसे निवेदन करूंगा 2-3 मिनट हमको समय। और तो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार देश के गांव गरीब किसान का उत्थान कैसे हो, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं यह देश आगे तभी बढ़ेगा जब गांव गरीब किसान मजदूर का विकास होगा। और गांव गरीब किसान मजदूर का विकास तब होगा जब हिंदुस्तान के गरीबों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, और उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। अभी कोविड की चर्चा चल रही थी, ये जो बजट आया है, मैं बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का, हमारे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी यहाँ उपस्थित है, मैं इनको बधाई देता हूं कि ऐसी परिस्थिति में बजट आया है जब पूरा दुनिया कोरोना के महामारी में परेशान है और हिंदुस्तान भी परेशान है। और उस समय हिंदुस्तान 130 करोड़ की आबादी का देश है। जब कोरोना आया उस समय हम लोग पार्लियामेंट चल रही, उसके बाद पार्लियामेंट बंद कर दी गई। उस समय पूरे देश में अराजकता थी, हाहाकार मचा हुआ था, सब व्यक्ति परेशान थे कि क्या होगा हिंदुस्तान का, क्योंकि यहाँ 130 करोड़ की आबादी है। लेकिन धन्य हो प्रधानमंत्री जी, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि हिंदुस्तान ने उस समय, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको 24 घंटे का लोगों को भारत बंद करने का आह्वान उन्होंने किया, जनता कर्फ्यू की मांग की, जनता ने समर्थन किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के समर्थन में उनके प्रति प्रार्थना करने के लिए दीपक जलाया जाए, थाली बजाया जाए। उस समय विपक्ष के लोग आलोचना कर रहे थे कि जहां दवा बनाने की बात होनी चाहिए कोविड की, वहां पर यहां का प्रधानमंत्री थाली बजवा रहा है। लेकिन शायद इनको पता नहीं था कि इस देश के प्रधानमंत्री लोगों से दीपक भी जलवाने का काम किए, थाली भी बजवाने का काम किए, और दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन बनवा करके देने का काम अगर किसी ने किया तो हिंदुस्तान ने किया। हमारे देश में प्रायः हम मांगने का काम करते थे, आज आपने देखा कि आज दुनिया हमसे मांग रही। 90 देशों के लोगों ने हमसे कहा है कि हमको कोविड की वैक्सीन दी जाए। तमाम मित्र देशों को हमने कोविड की वैक्सीन मुफ्त में दी है। तो पहले हम मांगते थे, हाथ फैलाते थे दुनिया के सामने, आज दुनिया हमारे सामने हाथ फैला रही है। और इस नाते मैं कह सकता हूं कि आज हिंदुस्तान उस दिशा में आगे बढ़ा है जिस दिशा में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हिंदुस्तान को पुनः विश्वगुरु बनाना है, पुनः सोने की चिड़िया बनाना है, पुनः दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। और यही कारण है कि कोई भी विकसित देश हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान को इग्नोर कर दे। हिंदुस्तान को मिला करके, हिंदुस्तान से बातचीत करके, हिंदुस्तान को साथ लेकर के सबको चलना सबकी मजबूरी हो गई है। इस दिशा में हमारा देश आगे बढ़ा है। कोविड के समय मैं ठीक से, मुझे याद है, मैं अपने क्षेत्र में था, तमाम ऐसे मजदूर, अभी हमारे बसपा के नेता चर्चा कोविड की कर रहे थे, जौनपुर से हमारे सांसद है, वो चर्चा कर रहे थे कोविड के समय कितने लोग परेशान हुए। मोदी सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार राशन देने का काम किया। गरीबों के खाते में 1-1 हजार रुपया, जो मजदूर हैं, रजिस्टर्ड मजदूर, उनके खाते में पैसा डालने का काम किया। गरीब माताओं के खाते में 500-500 रुपया डालने का काम किया।
तो लगातार हमारी सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है, देश के हित में काम कर रही है, किसान के हित में काम कर रही है। तो मैं इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, वित्त राज्य मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी परिस्थिति में यह बजट आया है जब लोगों को शंका थी ये बजट किस परिस्थिति में आएगा और कैसा रहेगा। ये बजट निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है, देश को और मजबूत करने वाला बजट है। मैं अपनी बात, अपने क्षेत्र की कुछ मांग करके अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 2014 में एमपी बन के आया। मैं पहले बजट भाषण में मुझे बोलने का अवसर मिला था, इधर थोड़ा कम अवसर मिल पा रहा है, थोड़ा हमारी व्यवस्था और कम अवसर मिल रहा है, पार्लियामेंट कम चल पा रही है। तो मैं उस समय मांग किया था, माननीय वित्त मंत्री उस समय अरुण जेटली जी थे, उनसे मैंने निवेदन किया था कि हमारा पूर्वांचल बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर उद्योग के दृष्टि से कोई उद्योग धंधे नहीं है। इस नाते मैंने उस समय मांग किया था और आज वित्त राज्य मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। मैं अपनी सरकार से मांग करता हूँ कि पूर्वांचल में एक SCZ जोन की स्थापना की जाए, वहाँ पर वो टैक्स फ्री किया जाए, जिससे वहाँ के उद्योग धंधे को बढ़ावा मिले और वहाँ पर रोजगार डेवलप हो। साथ ही साथ हमारे यहाँ गंगा मंत्रालय के हमारे मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी से मैं उस समय भी निवेदन किया, कई पत्र दे चुका हूं। अयोध्या से सटा हुआ हमारा बस्ती है, मखौड़ा धाम ऐतिहासिक स्थल है जहां भगवान राम के जन्म के लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि की थी। मखौड़ा धाम से 84 कोसी परिक्रमा का प्रारंभ होता है। तो मखौड़ा धाम के बगल में मनवर नदी है, पवित्र नदी है। उस मनवर नदी को गंगा मंत्रालय के द्वारा उसकी साफ सफाई किया जाए, उसका विकास किया जाए। अयोध्या के सरजू नदी से उसको जोड़ने की अगर व्यवस्था की जाएगी निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मैंने कहा है कि हमारे यहाँ सैनिक स्कूल खुलने की व्यवस्था मैंने हम लोग लगे हैं, तो सरकार से मैं मांग करूंगा सैनिक स्कूल खुल जाए। साथ ही साथ अयोध्या इस समय पूरी दुनिया के केंद्र में है। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जो बरसों सैकड़ों वर्ष से मांग हो रही थी। तमाम संगठनों ने मांग की, साधु संतों ने मांग की, हम लोगों ने मांग की, कई आंदोलन हुए, लाखों लोग शहीद हुए उसमें। अयोध्या से सटा हुआ बस्ती है, अयोध्या का विकास हो रहा है, तो मुझे लगता है एक उसका सर्किल बना करके अयोध्या से बस्ती को जोड़ करके मखौड़ा धाम, छावनी शहीद स्थल, सिंगीनारी, ऐसे कई स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उसको जोड़ करके उस क्षेत्र का भी विकास हो। बस्ती से अयोध्या के लिए रेल लाइन सर्वे की घोषणा मैं 3 साल पहले करवा दिया था। सर्वे हो जाए, रेल लाइन वहां से जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से बस्ती से लोग अयोध्या आसानी जाएंगे। बस्ती से सिद्धार्थनगर का सर्वे हो चुका है, वहां पर भी जुड़ जाएगा तो ये अच्छा रहेगा। और एक अंतिम मांग करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बस्ती 150 वर्ष पुराना जिला है, ऐतिहासिक जिला है, तमाम धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक महापुरुषों से जुड़ा हुआ वो जिला है। इस नाते मैं ये निवेदन करूंगा कि बस्ती में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का कैंपस, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, चाहे BHU का हो, एक कैंपस अगर वहां पर खुल जाएगा तो हमारे बस्ती के लोग, बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी, वहां पर रह करके अच्छी पढ़ाई वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। श्री निहाल चंद